हमेशा चुनावी राज्यों में रेड डालकर उथल पुथल मचाकर चुनाव को प्रभावित करने वाली ईडी इस समय बिहार में छापा मार रही है। जबकि इस समय चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, वहीं बिहार चुनाव में लगभग 8 महीने से भी ज़्यादा का समय बचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं तो बिहार में ईडी की रेड क्यों, जबकि पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है कि अक्सर चुनावी राज्यों में ही ईडी सक्रिय दिखाई देती है। तो फिर दिल्ली छोड़कर ईडी बिहार में क्या कर रही है, या कौन सा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? अगर इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें पिछले 1 महीने की बिहार और महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं को समझना होगा। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के उजियारपुर से राजद विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री आलोक मेहता के करीब 19 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम की छापेमारी वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों के लेन देन के मामले को लेकर की गई। ईडी की टीम ने पटना और हाजीपुर में 9, कोलकाता में 5, वाराणसी में 4 और दिल्ली में 1 लोकेशन पर छापेमारी की। वहीं आलोक मेहता के पटना स्थित सरकारी और निजी आवास पर भी काफ़ी देर तक छापेमारी की गई। लेकिन जानते हैं, लोगों के बीच चर्चा इस बात को लेकर नहीं थी कि आलोक मेहता के ठिकानों पर क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो दोषी हैं कि नहीं हैं, बल्कि लोगों में कौतूहल और उत्सुकता इस बात को लेकर है कि हमेशा सुर्खियों से दूर और शांत स्वभाव से सादा जीवन जीने वाले आलोक मेहता भला ईडी के जांच घेरे में कैसे आ गए? कहीं बिहार में एनडीए गठबंधन तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे आलोक मेहता? जी हां, अब आम जनता भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि मोदी की ईडी और सीबीआई गुनहगारों को नहीं पकड़ती, बल्कि वह ऐसे लोगों और नेताओं को पकड़ती है जो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं या बीजेपी या फिर एनडीए सरकार या गठबंधन के लिए कहीं से भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। ईडी और सीबीआई के जांच के दायरे में सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि ऐसे उद्योगपति भी आते हैं जो बीजेपी से ज़्यादा विपक्ष को चंदा देते हैं। तो इसलिए जब आलोक मेहता पर ईडी की रेड पड़ी तो अनायास ये सवाल उठने लगे कि क्या आलोक मेहता से बिहार में बीजेपी को कोई खतरा है, क्योंकि आलोक मेहता लंबे समय से राजद से जुड़े हुए हैं और राजद के अंदर एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी भूमिका बनाने में सफल रहे हैं। भले ही बिहार में पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं पर आपराधिक मामले और घोटालों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आलोक मेहता की छवि एक बेदाग, शांत और सुलझे हुए नेता के रूप में रही है। आलोक मेहता बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने सहकारिता मंत्री से लेकर भूमि सुधार, शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि राजस्व मंत्री तक का पद संभाला है, लेकिन कभी किसी बड़े विवाद में नहीं पड़े और ना ही कोई उस तरह का बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा। हालांकि अभी कुछ महीने पहले आलोक मेहता के खिलाफ कुछ राजनीतिक मुद्दे को लेकर कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन मामला गंभीर और संगीन नहीं होने के कारण आलोक मेहता दोषी नहीं ठहराए गए। मतलब मामला सिर्फ राजनीतिक साबित हुआ। हालांकि आलोक मेहता को लालू यादव का काफ़ी करीबी और तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि जब आलोक मेहता इतनी सादगी से अपना जीवन जीते हैं तो फिर वह ईडी के जांच घेरे में कैसे आ गए? दरअसल महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा था कि ये गठबंधन का मामला है और इसको बैठकर तय कर लिया जाएगा, इसके बाद खबर ये आई कि नीतीश कुमार अमित शाह के इस बयान से काफ़ी नाराज हैं और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अटल जयंती के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बिहार में भाजपा की एकल सरकार बनाने का दावा आग में घी का काम किया। इसके बाद नीतीश की भयंकर नाराजगी की बात सामने आई। नीतीश दिल्ली गए, लेकिन उनकी बीजेपी की किसी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद लालू यादव का बयान आया कि अगर नीतीश कुमार चाहें
तो उनके लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं और उनको भी अपने दरवाजे खोल कर रखने चाहिए। जिसके बाद नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलें काफ़ी तेज हो गई और खबर ये भी आई कि जेडीयू के 10 सांसद और कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू टूट जाएगी। हालांकि इन सब खबरों के बीच नीतीश कुमार पलटी ना मारने को लेकर बयान देकर सब खबरों पर पानी फेर दिए। लेकिन कहा जाता है कि ऊपर से भले ही नीतीश के बयान के बाद बिहार की राजनीति को एक शांति मिल गई हो, लेकिन आलोक मेहता ना सिर्फ शांत स्वभाव के नेता हैं बल्कि मृदुभाषी और मिलनसार भी हैं। और इसीलिए कोई भी नेता चाहे वह पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, आलोक मेहता सबके अच्छे रिश्ते हैं और वो बिहार में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जितने करीब लालू यादव के हैं लगभग उतने ही करीब नीतीश कुमार के भी हैं। और ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि उन सांसदों और विधायकों से भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। मतलब आलोक मेहता नीतीश को महागठबंधन में लाने के लिए एक पिलर के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र में नीतीश के विकल्प पर काम जरूर कर रही है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ने के पक्ष में भी नहीं है। बस बीजेपी नीतीश को कमज़ोर करके उनका बार्गेनिंग पावर खत्म करना चाहती है और इसीलिए महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार को एनडीए में शामिल कराने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। और अब तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी कह दिया है कि बीजेपी से हमारा गठबंधन हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अस्थायी नहीं होती। तो इससे यह साफ हो चुका है कि बीजेपी और शिवसेना का कभी भी गठबंधन हो सकता है, जिससे बीजेपी नित एनडीए की केंद्र सरकार को और मजबूती मिलेगी। साथ ही नीतीश कुमार पर सरकार की डिपेंडेंसी भी खत्म या कम हो जाएगी। उनकी बार्गेनिंग पावर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हालांकि आलोक मेहता पर ईडी की रेड से ये तो साफ हो चुका है कि अभी बीजेपी नीतीश को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और आलोक मेहता पर रेड का यही कारण है कि जो वो लालू यादव और नीतीश के बीच पिलर बने हुए हैं उसे तोड़ दिया जाए, जिससे नीतीश एनडीए से बाहर ना जाने पाएं।